प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज कक्षा 12 के बच्चों को बायोलॉजी का प्रथम अध्याय जीवों में जनन का टॉपिक नंबर लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। तो जो लैंगिक जनन होता है वह क्या होता है, सबसे एडवांस टाइप का जनन होता है, सबसे विकसित टाइप का जनन का टाइप्स होता है। और लैंगिक जनन, तो पहले हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। तो बच्चों, लैंगिक जनन जो होता है उसमें 3 चीज़ें जरूर होती हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 3 चीज़ें जरूर होती हैं। एक होता है युग्मकों का निर्माण, इसी को हम कहते हैं युग्मक जनन। नंबर 1 जो होता है गुण, नंबर 1 जो गुण होता है इसको कहते हैं युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण कहने का मतलब, युग्मक होते हैं बेटा, ये जनन की इकाई माना जाता है। युग्मक को कहा जाता है जनन की इकाई। और ये युग्मक बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नर युग्मक, एक को हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक, और दूसरे को हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। नर युग्मक हो गया और दूसरा क्या हो गया, मादा युग्मक। नर युग्मक को हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में शुक्राणु भी कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु भी कहते हैं। तो ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली नीड, सबसे पहली आवश्यकता होती है। फिर ये जो दोनों युग्मक हैं ये आपस में संयोजित होते हैं, मतलब इनका फ्यूजन होता है। तो इनका जो संयोजन होता है, दूसरी चीज, ये जो इनको हम निषेचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निषेचन। मतलब नर एवं मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप बनता है युग्मनज, जाइगोट बनता है। और यही युग्मनज वृद्धि और विकास कर विभाजन द्वारा वृद्धि और विकास कर एक संपूर्ण जीवधारी के रूप में डेवलप होता है। तो युग्मक का निर्माण मतलब युग्मक जनन, निषेचन फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे अभी। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जैसे बच्चों की विभाजन 2 तरह से आप जानते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्यारे बच्चों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लें कि अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में ही होता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अलैंगिक जनन करता हो और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनती हैं। मतलब एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो जब एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और चारों पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मातृ कोशिकाओं की ठीक आधी होती है, एकदम आधी होती है। जैसे हम लोगों में अगर 46 गुणसूत्र टोटल हैं तो अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनेंगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र 23 होगी, ठीक आधा।
मटर में अगर 14 है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिका बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र 7 होगी, 7 होगी। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इससे कौन सी कोशिका बनेगी? कौन से हमारे बॉडी में ऐसी कोशिका है जिसमें आधे गुणसूत्र होते हैं? तो वह बेटा होता है युग्मक। क्या होता है? युग्मक। जैसे शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणुओं में भी 23, अंडाणुओं में भी 23, और जब दोनों मिले निषेचन हुआ, बना जाइगोट, और 23 + 23 46 हो गया। फिर इसीलिए हर मनुष्य में 46 गुणसूत्र है। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है इसी के परिणाम स्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। तो अगर यही नहीं होगा तो जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के लिए ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया में भी आप देखे होंगे कि जो होता है 2 तरह की बैक्टीरिया होती हैं। एक कहता है जो होता है F प्लाज्मिड, जिस पर पाया जाता है F पॉजिटिव और F निगेटिव। तो F निगेटिव से कुछ निकल कर जाता है पॉजिटिव में। तो युग्मक तो एक तरह से मेल और फीमेल का ट्रांसफर हो रहा है, और उसमें निषेचन तो नहीं कर सकते, लेकिन संलयन वाली प्रक्रिया होती है, दोनों फ्यूज होते हैं। लेकिन बच्चों वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाता है, उसे कंजुगेशन या संयुग्मन कहते हैं। या इस मोड को हम लोग पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे हम सेक्सुअल नहीं कह सकते हैं, इसको क्या करते हैं? पैरासेक्सुअल, आंशिक रूप से सेक्सुअल, पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं कहेंगे। तो पूर्ण रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये 3 चीज़ों का होना जरूरी होता है। तो बच्चों, हम पहले ये जाने कि क्या कोई जीव, या चाहे वो जंतु हो चाहे पौधा हो, क्या जन्म से ही प्रजनन करने लगता है? क्या तुरंत प्रजनन करने लगता है? ऐसा नहीं है। प्रजनन वह एक निश्चित समय के बाद प्रारंभ करता है। तो वह समय जब तक वो प्रजनन नहीं कर पाता है या प्रजनन योग्य नहीं रहता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कि बाल्यावस्था, या उसी को हम लोग मतलब जैसे किशोरावस्था तक कहते हैं। मतलब अब उसमें क्या होता है? अब उसके बाद शुरू होता है यौना अवस्था या यौना आरंभ शुरू होता है, जो कि अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग होता है। अलग अलग जीव जंतुओं की जैसे आयु भी अलग अलग होती है, उम्र भी मतलब जीवन काल अलग अलग होता है। तो उसी जीवन काल के हिसाब से इनका जो है रिप्रोडक्टिव या जनन काल जो होता है वो भी अलग होता है। कोई जीव 10 साल तक जनन करने योग्य होता है, कोई 20 साल तक का होता है। तो इनमें जनन काल वह समय, वह टाइम पीरियड, पूरे जीवन काल का वह समय, वह पीरियड जिसमें कोई भी जीव जंतु जनन कर सकता है, वह उसका जनन काल कहलाता है। और किसी जीव जंतु का जनन काल जितना लंबा होगा, बट नेचुरल है, सामान्य सी बात है कि उस जीव की संख्या भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। जनन काल लंबा होगा, काफी लंबे समय तक वो बच्चा उत्पन्न कर सकता है, तो इसका मतलब उसकी जातियों उसके सदस्यों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो जनन काल होता है वो अलग अलग, जनन का जो समय होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मनुष्यों की हम बात करें तो मनुष्यों में जो है, मनुष्य में जो नर होते हैं, जिन्हें हम मेल कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हीं को मेल कहा जाता है। जो नर होते हैं उनका 12 से 14 साल तक में वो मतलब उनके अंदर शुक्राणु बनने लगते हैं, नर युग्मक का निर्माण होने लगता है। ये जनन काल जो होता है 12 से 14 शुरू हो जाता है। और मादा में जो होता है, जो मादा होती हैं या जिसे हम फीमेल कहते हैं, इसमें यह समय होता है 9 से 11 साल तक। ये 9 से 11 साल के बाद इसमें अंडाणु बनने लगते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह समय प्यूबर्टी कहते हैं, इसको यौना आरंभ कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नर में 12 से 14 साल में शुक्राणु बनने लगते हैं और मादा में 9 से 11 साल में अंडाणु बनने लगते हैं।
और यह जो समय, जो टाइम पीरियड जो हम 12 से 14, 9 से 11 लिखे हैं, यह वातावरणीय दशाओं पर भी निर्भर करता है। जहाँ की वातावरणीय दशाएं गर्म हैं वहाँ ये समय कम होता है, और जहाँ की वातावरणीय दशाएं ठंडी हैं, मतलब शीतल हैं, वहाँ का वे थोड़ा देर में यौनारंभ होता है। और यौना आरंभ होने पर नर और मादा सदस्यों के व्यवहार या उनकी संरचना या उनके उसमें जो है परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इसी को कहते हैं जो है यौन, मतलब जो है मैच्योरिटी के जो लक्षण हैं कि परिपक्व अवस्था में, जैसे यौना आरंभ के क्या लक्षण हैं, तो शुक्राणु और अंडाणु तो बनने लगे हैं, ये तो आंतरिक कैरेक्टर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी क्या लक्षण हैं। नंबर 1, जैसे पुरुषों में आवाज का भारी हो जाना, स्त्रियों में, लड़कियों में आवाज का पतला हो जाना, लिखा रहता है सुरीला हो जाना, पतला हो जाना। दूसरी बात, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का निकलने लगना, और स्त्रियों में स्तन का विकास होना। और जो है कि मतलब ये स्वभाव में, पुरुषों में स्वभाव में एग्रीनेस, मतलब थोड़ा गुस्सैल टाइप होना, और महिलाओं में थोड़ा सा मतलब स्वभाव में नरमता का आना। ये सारी चीजें क्या हैं, जो है यौना आरंभ के लक्षण हैं। और पुरुषों में चूंकि आवाज भारी होता है, एडम्स एप्पल जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, फूल जाता है यहाँ पर, और तो ये सारी स्ट्रक्चर स्त्रियों में नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब है उसी को हम कहते हैं यौना आरंभ के लक्षण। और बच्चों, एक बार अगर नर में शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होने लगता है तो ये पूरे जीवन भर होता है। शुक्राणु का निर्माण पूरे जीवन भर होता है। हाँ, 40, 45 या 50 साल तक पुरुषों में शुक्राणु काफी ज्यादा मात्रा में बनते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये खत्म नहीं, तो बनते जीवन भर हैं। लेकिन महिलाओं के केस में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में क्या होता है कि जो अंडाणु हैं ये बनना शुरू हुए 9 से 11 साल के तक, तो लगभग 45 साल की अवस्था तक ये बनते हैं, और उसके बाद ये बनना बंद हो जाते हैं। और ये जो मादा होती हैं, इनमें हर महीने एक साइक्लिक परिवर्तन होता है, एक चक्री परिवर्तन होता है। उसी को हम कहते हैं मासिक चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। और उसी के फलस्वरूप क्या होता है, और जो होता है कि अंडे रिलीज होते हैं, और अंडे जो होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है, लेकिन पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण ये होता है कि बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होने के बावजूद एक अच्छी खासी संख्या में शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच सके, जिससे उनका निषेचन हो सके, इसीलिए जो नर होते हैं उसमें शुक्राणु काफ़ी अधिक मात्रा में बनते हैं। और मादा में जब पहली बार ये मासिक चक्र या मासिक धर्म शुरू होता है तो इसे कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है मीनार्च। और जब आखिरी बार ये होता है तो इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति, या इसे कहा जाता है मीनोपाज। तो रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक का जो समय होता है, उसी समय में फीमेल या जो है बच्चा उत्पन्न कर सकती है। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक बात और जान लें कि कुछ मनुष्य या कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो वर्ष भर बच्चा उत्पन्न करते हैं, वर्ष भर उत्पन्न करने योग्य होते हैं। इन्हें कहा जाता है, मतलब पूरे, इनको सतत जननी कहा जाता है, सतत जननी। सतत मतलब यूनिवर्सल ब्रीडर, इन्हें कहा जाता है सतत जन्म। मतलब वो किसी विशेष मौसम में नहीं, हर मौसम में वो संतान उत्पन्न करने योग्य होते हैं।
जैसे गाय, बकरी, मानव, ये क्या है, हर मौसम में संतान उत्पन्न करते हैं, इनको सतत जननी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें कुछ विशेष मौसम में ही ये जनन करते हैं, इनको कहा जाता है मौसमी जननी। क्या कहा जाता है? मौसमी। या इनको कहा जाता है सीजनल ब्रीडर। मौसमी जननी, जैसे बच्चों इस समय बरसात का मौसम है और ये मेढक के लिए क्या, ये जनन काल है। आप गर्मी और जाड़े में बहुत दिन आपको मेढक कहीं जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, मतलब, लेकिन जैसे बरसात होती है आपको विशेष तरह के टर टर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये क्या होता है, उनका जनन काल होता है। और ये इसको हम कहते हैं मैटिंग काल। ये विशेष तरह की जो आवाज़ ये निकालते हैं इसको कहते हैं मैटिंग काल। ये अपने संगम साथी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसके फलस्वरूप ये क्या करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे जीव जंतु जो विशेष सीजन या विशेष मौसम में ही जनन करते हैं उनको मौसमी जननी कहते हैं। और ऐसे जंतु जो हमेशा, उनके किसी सीजन की नहीं, वो हर 12 मास जनन कर सकते हैं, उनको हम यूनिवर्सल ब्रीडर या सतत जननी कहते हैं। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिला। अब हम समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में हम कितने चरण हैं, उसका चरणबद्ध तरीके से कैसे अध्ययन करें। तो इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों लैंगिक जनन के अध्ययन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। उनको हम कितने चरण में बांट सकते हैं? 3 चरण। नंबर 1, पहला चरण निषेचन पूर्व अवस्था। इसी को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। क्या कहेंगे बच्चों? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। और दूसरा है प्यारे बच्चों निषेचन अवस्था। या इसी को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन स्टेज। और तीसरा है बच्चों पोस्ट निषेचन अवस्था। इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। पोस्ट फर्टिलाइज मतलब हम सेक्सुअल या लैंगिक जनन को अध्ययन करने के लिए इसे 3 अवस्थाओं में बांट दें। निषेचन पूर्व अवस्था मतलब निषेचन के पहले की अवस्था, निषेचन अवस्था निषेचन की अवस्था, और पश्च निषेचन अवस्था मतलब निषेचन के बाद क्या होता है। तो बच्चों पहले हम देखेंगे निषेचन के पहले क्या होता है। तो निषेचन के पहले की अवस्था में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है दोनों चीजें, थोड़ा इसको देख लिया जाए। तो 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण
और दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का निर्माण और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। तो बच्चों युग्मक का निर्माण कैसे होता है पहले हम देखेंगे। तो जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक का निर्माण जो होता है, नर का जो प्राथमिक जननांग होता है वहां होता है। जैसे हम लोग मनुष्यों की बात करें तो इसका निर्माण वृषण में होता है। तो वह जननांग जहां शुक्राणुओं या अंडाणुओं मतलब नर जनन की इकाई या मादा जनन की इकाई, मतलब वह जननांग जहां युग्मकों का निर्माण होता है उसे प्राथमिक जननांग कहते हैं। और वह जननांग जहां युग्मकों का निर्माण तो नहीं होता लेकिन वो जनन में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें सेकेंडरी या द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग कहते हैं। तो नर के केस में जो है प्राथमिक जननांग हो गया वृषण, क्योंकि यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और मादा के केस में, मादा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो प्राथमिक जननांग हो गया आपका अंडाणु, ओवरी, अंडाशय। अंडाशय प्राथमिक हो गया मादा के केस में, और जो है नर के केस में आपका वृषण हो गया प्राथमिक जननांग। तो इनका जो निर्माण होता है इसकी तो हम लोग अध्ययन करेंगे डिटेल में अगले चैप्टर में। लेकिन ये युग्मक दो तरीके के होते हैं। जैसे कुछ सवालों में आप देखेंगे, कुछ सवालों में क्या होते हैं, जो युग्मक होते हैं यह युग्मक एकदम एक जैसे बनेंगे। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक को आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा नर है कौन सा मादा है। ये जब दोनों फ्यूज होते हैं तो एक युग्मक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह दूसरे युग्मक में चला जाता है। तो जिसका जाता है उसको डोनर कहते हैं, और जिसमें जाता है उसको रिसीवर कहते हैं, रिसिपिएंट कहते हैं। मतलब डोनर माने दाता, और जिसमें रिसीव होता है उसको कहते हैं ग्राही। तो मतलब जो दाता होता है उसको माना जाता है कि नर युग्मक है, और जो ग्राही होती है उसको माना जाता है कि मादा युग्मक है। मतलब आप इस तरह से क्लियर नहीं बता सकते स्पष्ट रूप से कि कौन नर है कौन मादा है, देखने में नहीं पता चलता है। तो और दोनों चलयमान होते हैं, दोनों चलनशील भी होते हैं। संरचना भी एक जैसी जनरली चलनशील भी होते हैं। जैसे ये अगर इस तरह से हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखिए दो युग्मक हैं, दोनों युग्मक की संरचना क्या है, हूबहू एक जैसी है। तो ऐसे युग्मक को हम कहते हैं समयुग्मक या होमोजाइगस, जिसमें दोनों एक जैसे हैं, इसको हम कहते हैं सम युग्मक या होमोजाइगस। होमोजाइगस समयुग्मक कहते हैं। और अगर युग्मक कुछ ऐसे युग्मक होते हैं कि नर जनरली छोटा होता है, जैसे हम ही लोग के केस में नर युग्मक क्या होता है, छोटा होता है, और मादा युग्मक काफी बड़ी होती है, निष्क्रिय होती है, और नर युग्मक छोटा और काफी चलयमान सक्रिय होता है। जैसे इस तरह का होता है। देखिए
यहां पर ये नर युग्मक है और ये हो गया आपका मादा युग्मक, और यहां पर ये नर युग्मक है और ये हो गया आपका मादा युग्मक। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं कि नर युग्मक छोटा लेकिन सक्रिय है और मादा युग्मक काफी बड़ी है। तो इन दोनों के संरचना में भी अंतर दिख रहा है और मतलब आकार इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। तो जब युग्मक एक जैसा दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समयुग्मकी। और जब युग्मक अलग अलग तरीके के दिखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। क्या कहेंगे, विषम युग्मकी या हेट्रोजाइगस। या होमोगैमस इसे कहते हैं, अच्छे से लिखें, समयुग्मकी, और इसको कहेंगे विषम युग्मकी। बस विषम युग्मक, और इसे कहेंगे समयुग्मक। ये विषम, विषम माने अलग अलग तरीके के, और सम माने एक जैसा। तो ये क्या है, आपका युग्मक हो गया। युग्मक कैसे होते हैं। और बच्चों एक चीज यहां मैं और बता दूं, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक ही जीव के अंदर, एक ही जंतु के अंदर या एक ही पौधे के अंदर पाया जाता है। जैसे केचुआ है, इसमें क्या है, नर जन्नांग भी पाया जाता है और मादा जन्नांग भी पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। जैसे हम लोग में नर अलग है, मादा अलग है, तो इस ऐसे जंतु को जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होते हैं, इसको एक लिंगी कहा जाता है। और ऐसे जीव जंतु जिसमें नर और मादा एक ही में दोनों जन्नांग होते हैं, उसको द्विलिंगी कहा जाता है। इसी तरह पुष्प पौधे भी हैं, वे पुष्प जिसमें नर जन्नांग अलग, फूल नर पुष्प अलग हो और मादा पुष्प अलग हो, तो उसको एक लिंगी कहेंगे। और जिसमें दोनों पाए जाए उसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये बात आपको समझ में आई। अब दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण। ये युग्मक बन तो गया, लेकिन युग्मक क्या है, कहाँ पहुँचना है, अंडाणु के पास। तो ये कैसे पहुँचेगा, पहुँचने का क्या माध्यम होता है। तो युग्मक जो होता है ये जनरली नर युग्मक चलयमान होता है, और यह क्या होता है, अंडाणु के पास जाता है। और कुछ जीवों में ये क्या होता है, शरीर के अंदर ये प्रक्रिया जो होती है नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाने की प्रक्रिया जो होती है, मादा के जो होता है शरीर के अंदर होती है। जैसे लैंगिक समागम के बाद नर अपने शुक्राणुओं को मादा की योनि में छोड़ देता है और शुक्राणु तैरते हुए अंडाणु के पास जाते हैं। तो ये शरीर के अंदर हुआ। लेकिन कुछ में क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। जैसे मेढक, मछली, ये सब क्या है, ये क्या करते हैं, लैंगिक समागम करने के बाद नर अपने शुक्राणु को और मादा अपने अंडाणु को कहाँ रिलीज करेगा, पानी में छोड़ देगा। और पानी में ही वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के पास चले जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो होता है, जब वो या तो शरीर के मतलब शरीर के अंदर होगा और शरीर के बाहर होगा, तो उसे कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम जल होता है। तो जैसे पुष्प पौधों में क्या होता है, पौधों में वे पुष्प जो द्विलिंगी होते हैं, तो द्विलिंगी हैं तो नर और मादा एक ही पर खिले लगे हुए, नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही फूल में लगे हुए हैं। तो जैसे ही परागकण निकलेगा वो तुरंत उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, मतलब मादा जन्नांग के पास चला जाएगा। लेकिन
जो एक लिंगी पुष्प है तो उनको भी किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, और जब वो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं उसमें। अब वो परागण हवा के द्वारा, अगर हवा वो माध्यम बन जाता है जो उन्हें पहुंचा दे तो उसे वायु परागण कहते हैं। पंछियों द्वारा होता है, एक पंछी किसी एक फूल से दूसरे फूल पर परागण को ले गए तो उसे पंछी परागण कहते हैं। हाँ, तो बच्चों अब दूसरे स्टेज को हम समझते हैं निषेचन की अवस्था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि निषेचन क्या होता है, कैसे होता है। तो बच्चों जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास चला जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में संयोजित होते हैं। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संयोजन, नर युग्मक का मादा युग्मक से संयोजन की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या है? तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संयोजन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। पौधों के केस में भी परागकण में उपस्थित केंद्रक का, परागकण का अंड कोशिका के पास पहुंचना, अंड कोशिका से परागकण के में उपस्थित नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संयोजित हो जाना ही वहां भी क्या कहलाता है? निषेचन। तो निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर निषेचन, ये जो निषेचन है, निषेचन अगर शरीर के अंदर होती है, मतलब शरीर के अंदर होती है, शरीर के अंदर मतलब इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी, अगर शरीर के अंदर होती है, और किसके शरीर के अंदर होती है? तो मादा के, मादा के, हमेशा याद ध्यान देने वाली, मादा के। किसके शरीर के अंदर? मादा के, फीमेल मेंबर के। अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है तब इसे कहेंगे अंतर निषेचन। क्या कहेंगे? अंतर निषेचन। इस घटना को क्या कहेंगे? अंतर निषेचन, या इसी को कहते इंट्रा फर्टिलाइजेशन, इंट्रा, या इसको कहते हैं हम लोग कि इन सीटू फर्टिलाइजेशन। इसको कहेंगे इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। आंतरिक निषेचन या अंतर निषेचन कहते हैं। और अगर ये क्या है, शरीर के बाहर होता है, कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है, मतलब आउट साइड ऑफ द बॉडी होता है, तो इस मतलब शरीर, मादा के शरीर के अंदर न होकर शरीर के बाहर जब होता है तो इसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। जैसे, या इसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य में, बकरी में, ये सब क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। लेकिन जब शरीर के बाहर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये प्राय जनरली जलीय जीवों में पाया जाता है, ऐसे जीवों में पाया जाता है जो जल में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम होता है जल। जैसे मेढक में, मछली में, इसमें क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया पानी के अंदर होती है। लेकिन बच्चों, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है, बिना निषेचन के।
तो ऐसे इस प्रक्रिया कहते हैं अनिषेक जनन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। अनिषेक अनिषेक जनन, ऐसे कहते हैं पार्थिनो कार्पी, यहाँ पार्थिनोजेनेसिस कह सकते हैं, पार्थिनो अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बिना निषेचन के ही जनन होता है। जैसे मधुमक्खियों में क्या होता है कि रानी मक्खी द्वारा दिए गए वे अंडे जो बिना जो निषेचित नहीं हो पाते हैं, वो आगे जाकर नर मक्खी में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ नर मक्खी का जो उत्पत्ति है वो अनिषेचित अंडों से हो रही है। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक जनन। तो निषेचन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कब ये शरीर के अंदर होगा, कब शरीर के बाहर होगा। इस पर अगर शरीर के अंदर होगा तो इसको क्या कहेंगे? अंतःनिषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब शरीर के बाहर होगा तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये निषेचन के बारे में है। और बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निषेचन की प्रक्रिया सदैव मादा के शरीर के अंदर होती है, और अगर ये बाहर होगी तो इसमें कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होगी, और माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए बाह्य निषेचन की घटना हमेशा जलीय जीवों में, जंतुओं में पाई जाती है। और अनिषेक जनन जो है ये बड़ा ही स्पेशल विशिष्ट केस है, जिसमें संतान की उत्पत्ति तो होती है लेकिन इसमें निषेचन नहीं होता, अनिषेचित अंडे से ही जनन हो जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें अनिषेच, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी को मैंने उदाहरण दिया है कि मधुमक्खी में जो है अनिषेचित जो अंडे होते हैं, वे अंडे जो निषेचित नहीं हो पाए हैं, वे अंडे नर मक्खी को जन्म देते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस फिनोमेना को कहते हैं अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब अगला है निषेचन, पश्च निषेचन अवस्था, मतलब निषेचन के बाद क्या होता है। तो जब निषेचन हो जाता है तो क्या बनेगा? जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन किसके बीच हुआ? युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? उसमें गुणसूत्रों की संख्या ठीक आधी होती है। तो आधी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, तो इस अवस्था को कहते हैं अगुणित अवस्था। क्या कहते हैं? अगुणित अवस्था। और जब अगुणित कोशिकाएं दोनों मिलेंगी, 23 + 23, जैसे मनमानों में 46 होता है, तो शुक्राणु में 23, अंडाणु में 23, तो दोनों जब मिलेंगे तो 23 + 23 46 बन जाएगा। तो जब 23 था तो उसको अगुणित कहेंगे, और जब दोनों मिलने के बाद 46 बन गया तो इसको हम द्विगुणित कहेंगे। तो निषेचन में जो दो युग्मक मिले वो तो अगुणित थे, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो बनता है जाइगोट, युग्मनज बनता है। निषेचन जब हो जाता है तो इसके बाद बनता है आपका युग्मनज। युग्मनज या इसी को कहते हैं जाइगोट। तो जो जाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, यह क्या होता है? द्विगुणित होता है, या इसी को कहते हैं डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है। और जो युग्मक बना था वो हैप्लॉयड होता है, मतलब अगुणित होता है। तो ये जो द्विगुणित जो आपका जाइगोट होता है, किसी भी सजीव के जीवन की पहली कोशिका मानी जाएगी। और चाहे वो जीव एक कोश की हो और चाहे वो बहु कोश की हो, उसका जो जाइगोट होगा वो हमेशा एक कोश की होता है। हम लोगों का भी जाइगोट एक कोश की होगा। अब यही जाइगोट लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर और बाद में विभेदित होकर एक डेवलप ऑर्गेनिज्म या जीव का निर्माण करता है। तो बच्चों, निषेचन के बाद, मतलब जाइगोट बनने के बाद क्या विकासी प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे एक पूरा जीव या कोई पौधा बनता है, इसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।